नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हमें अरुण जी ने भेजा है। अरुण जी उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये घटना 2009 की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र करीब 18-19 साल की रही होगी। मेरे पास बाइक थी और मैं बाइक चलाना भी बहुत पसंद करता था। मेरे बड़े भाई फौज में थे। तो उनसे भी बड़ी बहन थी। वो उनकी शादी जो हुई थी, जीजा जी शहर में कोई अच्छा सा काम करते थे। अब मेरी जो दीदी वो शहर में ही रहती थी। उनका एक बच्चा था। जीजा जी अपने गांव आए थे, जो कि हमारे गांव से करीब करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो दीदी ने बोला था कि अगर आप गांव जा ही रहे हो तो एक बार मेरे भी गांव चले जाना, वहाँ का भी हाल चाल लेते आना। अब जीजा जी तो कोई अर्जेंट काम से आए थे, लेकिन दीदी का कहना मानते हुए वो हमारे गांव पहुंच गए थे। लेकिन वो था बारिश का मौसम। जब आए थे तो बारिश तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचे और उसके आधे घंटे के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। उनको अगले दिन ट्रेन भी पकड़नी थी। उनका टिकट जो था कंफर्म बुकिंग हो चुका था। लेकिन वो बारिश जो स्टार्ट हुई वो दनादन चलती रही सारी रात। सुबह में अब तो लगने लगा कि बारिश रुकेगी ही नहीं। मैं जीजा जी से थोड़ा मजाक भी किया करता था। हालांकि उम्र में उनसे छोटा था, लेकिन रिश्ता जो ऐसे ही था हमारे उनके साथ में। मैं कहने लगा कि जीजा जी, बारिश भी नहीं चाहती है कि आप ट्रेन को पकड़ो, आपको तो कुछ दिन रुकना चाहिए। लेकिन जीजा जी कहने लगे कि देख भाई अरुण, ऐसा है मैं रुक तो ज़रूर जाता, मुझे भी गांव पसंद है, गांव में रहना पसंद है, लेकिन क्या करूं, तेरी दीदी शहर में अकेली है और बच्चा भी साथ में है। अगर वो हमारे साथ यहाँ पर होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, चाहे तो मैं महीनों दिन तक रह सकता था। मुझे समझ थी कि दीदी शहर में अकेली है, वो भी बच्चे के साथ में, तो जीजा जी को तो जाना जरूरी था। अब मैं तो उनसे मजाक कर रहा था। मैं तो किसी हालत में जीजा को ट्रेन पकड़वाता, चाहे मुझे भीग कर भी जाना पड़ता बाइक लेकर के। अब हम लोग हंसी मजाक का दौर तो चलता ही रहा था। और जब ट्रेन का टाइम नज़दीक आता जा रहा था तो हम लोग बारिश की तरफ देख रहे थे कि बारिश रुक जाए रुक जाए। अब जीजा भी बहुत परेशान दिख रहे थे, तो मैं उनको कहने लगा कि जीजा घबराओ मत, मैं आपको ट्रेन तो ज़रूर पकड़वाऊँगा, चाहे मुझे भीग करके जाना पड़े स्टेशन। स्टेशन भी हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ऐसा तो ज़रूर करने वाला था, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीजा जी को मैं ट्रेन मिस नहीं करने देने वाला था। कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं लगाता ही, चाहे जीजा जी को कैसे भी ले जाना पड़े, लेकिन ट्रेन मिस नहीं होने देता। लेकिन जीजा जी अब डरे हुए दिखाई दे रहे थे। कहने लगे, अरुण, बाइक पर हम लोग जाएंगे तो भीग जाएंगे दोनों की दोनों। और संजोग से उस टाइम में हमारे घर पर रेनकोट भी नहीं था, क्योंकि हम लोग रेनकोट का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। हम लोग गांव के रहने वाले लोग थे।
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह जो पन्नी होती है उसको कभी सर पर रख करके बारिश में चल देते, या फिर हम छतरी का उपयोग करते थे। लेकिन बाइक पर छतरी संभव भी नहीं थी, वो तेज़ हवा चलते ही उल्टी हो जाती है। लेकिन अब जो था, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, और आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। शाम को 6:30 बजे बारिश बंद हो गई थी, और वही मौका था कि हम लोग स्टेशन की तरफ भागे, और वही हमने किया। अब जीजा जी के पास में तो कोई विशेष सामान नहीं था, एक थैला था उनका, और फिर हम बाइक लेकर के चल पड़े थे। स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन के बारे में पता किया तो वो 1.5 घंटे देरी से चलने की खबर हमें दिया। अब हमें 1.5 घंटा फालतू इंतज़ार करना था। अब मेरे जीजा कहने लगे कि देख अरुण, अब मैं स्टेशन तो आ गया हूँ, तुम गांव लौट जाओ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है, तुम वक्त रहते ही निकल जाओ। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि जीजा जी स्टेशन पर अकेले रहें, और वो भी देर रात में। मैं चाह रहा था कि ट्रेन आ जाए, जीजा जी को ट्रेन के अंदर मैं सीट पर बिठा दूँ, और तब मैं वहाँ से चलूँ। इस बारे में जीजा जी मुझसे बोलते रहे कि अरुण चले जाओ, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जीजा, बारिश कहाँ आ रही है, देख लो बारिश तो है नहीं ना, अब आपको ट्रेन पर बिठा करके ही मैं जाऊँगा। और वही हुआ। 10:30 बजे के आसपास वो ट्रेन आई, और फिर मैं जीजा जी को उस ट्रेन में बिठा करके और अपने बाइक के पास पहुंचा। पेड़ के पास मेरी बाइक खड़ी थी, और जैसे ही मैं अपने बाइक के नज़दीक पहुंचा और सोचा कि अब निकलें, और उसी टाइम बारिश शुरू हो गई दोबारा से। और तेज़ बारिश आई थी, इस बार बिजली कड़क रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। अब हमें उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर के और बारिश से बचने का उपाय करने लगा, लेकिन कहाँ बारिश रुकती पेड़ के पास में। थोड़ा बहुत देर तो उसने झेल लिया, लेकिन अब पूरा पेड़ से पानी टपक रहा था। और मैं सोचा कि अब भाग करके प्लेटफार्म के जो वेटिंग रूम है उसमें पहुंचा जाए, लेकिन उसी वक्त बारिश हल्की होती गई और फिर बंद हो गई। लेकिन मैं आधा करीब भीग चुका था, शरीर तो गीला हो ही गया था, कपड़ा गीला हो ही गया था। अब मैं सोचा कि अब रुकना बेकार है, अब चला जाए। मैं बाइक अपना स्टार्ट किया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। मैं अपने गांव से करीब 1.5 किलोमीटर के पीछे रह गया था, और अचानक वही बारिश तेज धड़धड़ाती हुई, बिजली कड़कती हुई और फिर गिरने लगी। लेकिन इस बार में जहाँ था वहाँ पर एक रोड पर एक कुआं था, और कुएं के पास में राहगीरों के लिए एक कमरा जैसा बनाया गया था। हम लोग आम भाषा में उसको धर्मशाला ही बोलते थे, क्योंकि वो धर्मशाला जैसा ही था। उसमें ना तो कोई दरवाज़ा था, ना कुछ ऐसा प्रबंध था, और जब से बना था ना जाने किसने बनवाया था। जो भी बना था, कुआं और ये धर्मशाला साथ में ही बना होगा। अब उसकी मेंटेनेंस तो थी नहीं, जगह जगह से ईंटें उखड़ रही थी, लेकिन अभी भी अपने बूते पर वो खड़ा था। अब मैं समझ गया कि अब मुझे इसी के अंदर चलना चाहिए बारिश से बचाव के लिए। और मैंने उसमें आते जाते देखता था मैं कि वहाँ पर एक 40-45 साल का जो अधेड़ व्यक्ति मुझे दिखाई देता था, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई और एक भिखारी की तरह वो लगता था। कई लोग उसको खाना भी देते थे और पैसा भी देते थे, लेकिन पैसा वो लेता नहीं था। हाँ, कोई खाना अगर देता था तो उसी वक्त वो खाना शुरू कर देता था, और वो अपने आप में मगन रहता था, ना किसी के आगे हाथ फैलाता था, न मांगता था। कोई दे दिया खाना तो खुशी से खा लेता था, और उनकी तरफ देख करके
मुस्कुरा देता था। कई बार मैंने भी उसको खाना दिया था। मैंने सोचा कि शायद वो भी व्यक्ति यहीं पर होगा, है कि वो 1 महीने से मैं उसको देख रहा था। वो हमारे गांव के आसपास को तो था ही नहीं, कहीं से भटकता हुआ आकर के इस धर्मशाला पर ठहर गया था। मैं जब धर्मशाला के अंदर में पहुंचा तो वो मुझे दिखाई दे दिया। बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने उसको देखा कि एक कोने में वो बैठा हुआ था और वो खांस भी रहा था। मैंने पूछा कि बाबा आप सही हो ना? वो कुछ नहीं बोला, बस खांसता रहा। अब तो मेरे पास में कोई खाना वाना नहीं था, तो इसलिए मैं पूछा भी नहीं। मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगा कि बाबा देखो ना कितनी आज बारिश हो रही है, मैं स्टेशन से आ रहा हूँ, अपने जीजा जी को छोड़ने गया था। मैं उससे बात करके अपनी टाइम पास कर रहा था, लेकिन वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। हाँ, थोड़ी देर के बाद में वो खांसने जरूर लगता था। अब फिर मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। बारिश लगातार गिर रही थी, बिजली चमक रही थी और मुझे लग रहा था कि ये बारिश जल्दी बंद नहीं होगी। लेकिन मैं जो भीगा था और उससे मुझे ठंड सी लग रही थी, लग रहा था कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। मैं अब दोबारा भीगना नहीं चाहता था। हालांकि वहाँ से मेरी गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, मैं भीगते हुए जा सकता था, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं वहीं पर इंतजार करने लगा था। मैं एक कोने में बैठ गया था, अब बारिश का रुकने का इंतजार करने लगा था। तभी जोर की बिजली कड़की। अब मैंने देखा कि धर्मशाला के गेट पर एक औरत खड़ी है और वो भी सफ़ेद कपड़ों में। उसका कपड़ा जैसे चमक रहा था उस बिजली की रोशनी में। अब फिर जो बिजली थी बंद हो गई, फिर अंधेरा हो गया था और बारिश तो लगातार चल रही थी। मैं उस औरत को देख करके थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि आधी रात होने जा रही थी और ये औरत अकेले मुझे दिखाई दिया था। ये इतनी रात को और इस सुनसान जगह पर भला क्यों आई है? लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। औरतों से थोड़ा सा बात करने में मैं घबराता था, शर्माता था। तो मैं अपना जगह पर ही बैठा रहा और मेरा ध्यान दरवाजे पर ही लगा रहा। अब बारिश तो जोरों से पड़ी रही थी, रुक रुक करके बिजली चमक रही थी। अब मैंने जो देखा कि जो वो अधेड़ व्यक्ति था जो कोने में बैठा हुआ था, अब वो खांसता हुआ उठ करके खड़ा हो गया और उस औरत जो दरवाजे पर खड़ी थी उसकी तरफ वो जाने लगा। मैं उसकी ये हरकत देख करके थोड़ा घबरा गया था कि कहीं ये व्यक्ति पागल तो नहीं है, ये उस औरत के पास क्यों जा रहा है। मैं तब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे तो बात नहीं किया और उस औरत को देख करके आइए उठ करके उसके पास जाने लगा। कहीं इसका इरादा कुछ अलग तो नहीं है। मैं सही मायने में घबरा सा गया था, है कि मैं भी उस जगह पर मौजूद था। अब मुझे उस अधेड़ व्यक्ति का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जब अगली बार जब बिजली कड़की तो मैं देखा कि औरत तो वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी और वो जो अधेड़ व्यक्ति था वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों के दोनों मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन वो लोग कहीं पर भी नजर नहीं आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत और वो अधेड़ व्यक्ति दोनों के दोनों कहाँ गायब हो गए, जबकि बाहर में तगड़ी बरसात चल रही है। अब मैं सोच में पड़ा हुआ था और तभी मुझे लगा कि मेरे पास में कोई खड़ा है। सांसों की आवाज़ मुझे आती हुई सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा हो मेरे बगल में खड़ा हो करके।
और इतना ही महसूस होते ही मैं मुड़ करके देखने लगा। मुझे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत अपने बगल में खड़ी दिखाई दी और उसका जो चेहरा मोहरा जब बिजली चमकी रोशनी में, तो मैं तो देख करके एकदम डर गया था। वो तो जाए 100% वो चुड़ैल ही थी। इतनी भयानक उसकी चेहरा, उसकी आंखें कि मैं कांप गया था उसको देख करके डर से। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया। ये औरत तो अभी गेट पर मुझे दिखाई दी थी। इसको देख करके वो अधेड़ व्यक्ति बाहर निकला था, उस दरवाजे पर गया था, लेकिन फिर वो दोनों के दोनों दिखाई देना बंद हो गए। और फिर वो अधेड़ व्यक्ति तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये औरत हमारे पास में एक चुड़ैल की तरह आकर खड़ी हो गई। मैं सही मायने में इतना अपनी ज़िंदगी में कभी डरा नहीं होगा। हालांकि मैं भूत प्रेत को मानने वाला लड़का नहीं था। मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। किस्से मैंने बहुत सुने थे, लेकिन मुझे उन किस्सों पर विश्वास नहीं था। मैं कई औरतों को झूमते हुए तांत्रिकों के पास देखा था, लेकिन मुझे भी वो लगा कि सब गलत है, ऐसा भूत प्रेत नहीं होते। अगर भूत प्रेत होते तो उनके ऊपर में क्यों आते, वो सामने आकर के हमला करते, हमें दिखाई देती। किसी के शरीर में कैसे घुसकर किसी को तंग किया जा सकता है। मुझे उन चीज़ों पर कतई विश्वास नहीं था। लेकिन अब तो मेरे बगल में वो औरत खड़ी थी, अब मेरी तरफ घूर घूर करके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अब मेरे तो जैसे हालत ही खराब हो गया था। मैं उस बाबा की तरफ देखने लगा, लेकिन बाबा उस कमरे के अंदर में कहीं पर भी मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज बरसात में वो बाहर कहाँ जा सकता है। एक तो अधेड़ व्यक्ति और ऊपर से वो खांस भी रहा था। लेकिन इतना ही सोचने का मौका मिला और तब तक तो वो चुड़ैल मुझ पर हमला कर दिया था। मुझे ज़मीन पर गिरा करके मेरे छाती पर सवार हो गई थी। उसका इरादा मुझे मारने ही का ही लग रहा था। अब मैं अब समझ गया था कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है। मैं शायद अब कल का सूरज देख नहीं पाऊंगा। मुझे अपने परिवार के सभी को याद आने लगा। मैं अब समझ गया कि मैं अब अपनी माँ से, अपने सारे रिश्तेदारों से, किसी से भी मिल नहीं पाऊंगा। अब मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि मेरी मौत कैसे हुई। मैं यही सब अपने दिमाग में सोच रहा था। वो वक्त ही ऐसा था जब मेरे साथ में ये सब चल रहा था। वो औरत अब मेरे गले पर अपने दोनों हाथ लंबे नाखून वाला और पकड़ लिया था मेरे गले को और दबाते ही जा रही थी। अब कुछ ही देर में मेरा लग रहा था कि मेरा प्राण निकल जाएगा। और तभी उस अधेड़ व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो कड़क सी आवाज़ में, मैंने उसकी आवाज़ पहली बार सुनी थी। मैंने तो उसको बोलते हुए कभी सुना ही नहीं था। आज मैं ज़रूर उसको खांसते हुए सुना था, लेकिन इतनी कड़क आवाज़ होगी उसकी मैं कभी सोचा भी नहीं था। अधेड़ व्यक्ति का और कड़कती आवाज़ में कहने लगा, इस बालक को छोड़ दे और तू मेरे पास आ जा। मैं तेरे को काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। अब तो कहीं भी भाग कर जा नहीं सकती। मैं तुझे अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। तू इस बालक को छोड़ दे और तू मेरे पास में आ जा और फिर हम वहीं चलते हैं। अब ये जो पहेली थी मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। और फिर वो चुड़ैल जो मेरी गला दबा रही थी, मेरे सीने पर सवार थी, उसकी तरफ अपना चेहरा करके कड़कती आवाज़, भारी आवाज़ में वो भी बोलने लगी कि बहुत मुश्किलों से तेरे चंगुल से निकली हूँ, क्या दोबारा तेरे चंगुल में फंसूंगी? नहीं नहीं, इस लड़के को मारकर इसकी आत्मा को मैं साथ में लेके जाऊंगी और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सब बातें सब सुन रहा था और वो जो अधेड़ व्यक्ति था अब हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गया था
और वो कहने लगा कि इस बालक को छोड़ दे, तू मेरे साथ में चल, तू मेरे साथ में चल, देरी मत कर। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तू इसी एरिया में है और आज मैं देख तेरे को मैं पा लिया हूँ। तू छोड़ दे इसको, तू इसको मार नहीं सकती। और फिर वो अधेड़ व्यक्ति वो चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया और वो खींचने लगा उसको पकड़ करके कि तू चल मेरे साथ में। और वो मेरा गर्दन को छोड़ नहीं रही थी, मेरे सीने से उतर नहीं रही थी। उस अधेड़ व्यक्ति में न जाने कितनी ताकत थी। मैं तो देख करके हिल गया था, कितनी शक्तिशाली था जो एक चुड़ैल को मेरे छाती के ऊपर से खींचने की कोशिश कर रहा था। और वो देखते ही देखते हमारे सीने से उस चुड़ैल को उतार दिया था। अब जैसे मेरे गले में आराम सा मिला, नहीं तो लग रहा था कि मेरी सांस थमती जा रही थी। और वो चुड़ैल और वो अधेड़ व्यक्ति एक दूसरे को धमका रहे थे। था अधेड़ व्यक्ति कि मैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं, अब तो कभी भी मेरे चंगुल से भाग करके नहीं जा सकती। लेकिन वो जो चुड़ैल थी वो कह रही थी कि नहीं, तुम मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं तेरे चंगुल में अब रहूंगी नहीं, बहुत हो चुका है। अब फिर वो अधेड़ व्यक्ति उस बरसात की रात में जहाँ मैंने बादल गरज रहे हो, बारिश झमाझम हो रही हो, और वो लेकर के उस धर्मशाला से, उस कमरे से और बरसात में निकल चुका था। बस मैं उनको जाते हुए देखा था। और इसके बाद बारिश की तेज आवाज़, आंधी जैसी आवाज़, हवा की तेज आवाज़, मुझे अब उनकी आवाज़ कोई भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अभी भी उसी जगह पर जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ था। अब मैं भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि हे प्रभु, आपने मेरी जान बचा दी, नहीं तो ये तो चुड़ैल मुझे मार ही देती आज। ये जो चमत्कार किए हैं प्रभु, ये आपने ही किया है। आपने ही उस अधेड़ व्यक्ति को यहाँ भेजा था ताकि मेरी रक्षा हो जाए। अब मुझे थोड़ा बहुत वो दोनों का खेल समझ में आ गया था। मुझे लगा कि वो कोई तांत्रिक है या फिर कोई जादूगर है। मुझे उस वक्त में यही मुझे अंदर में विश्वास हुआ था कि यही हो सकता है। और वो जो चुड़ैल थी उसके कब्जे में थी और किसी चतुराई से वो चुड़ैल वहाँ से उसके चंगुल से निकल करके भाग गई होगी और उसको ढूंढता हुआ ये हमारे इलाके में आ गया था। और बस इससे आगे मैं कुछ बता ही नहीं पाऊँगा कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि आखिर वो दोनों कहाँ गए। लेकिन मेरी जान तो बच गई थी। कुछ देर के बाद में मैं उठ करके खड़ा हुआ। अब मैंने बारिश का जरा भी परवाह नहीं किया और सीधा अपने बाइक के पास गया और बाइक स्टार्ट किया और सीधा अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले परेशान थे कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ रह गया इतनी रात में। लेकिन बारिश पड़ रही थी इसलिए कोई हमारे घर के लोग बाहर नहीं निकले। शायद वो सोच रहे थे कि मैं स्टेशन पर ही रुक गया हूँगा। लेकिन मेरे साथ में जो खेल हुआ था वो तो अलग ही हुआ था। मैं जब सारा घटना बताया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा बात हुआ है उस जगह पर, तो हमारे परिवार के लोग डर चुके थे। लेकिन उन्होंने भगवान की तरफ अपने हाथ जोड़ दिए कि हे प्रभु, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। तो आखिर वो दोनों कौन थे? एक तो मुझे शायद वो कोई जादूगर जैसा ही दिख रहा था, या तांत्रिक हो या अघोरी हो, जो अधेड़ व्यक्ति था। लेकिन वो जो चुड़ैल थी वो हम पर क्यों हमला किया था, मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रही थी और वो कह रही थी कि इसकी आत्मा को मैं निकाल करके ले जाऊंगी। तो उससे हमारा क्या रिलेशन था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं समझना भी नहीं चाहता था। मैं तो वो सब याद करके ही कांप जाता हूँ उस घटना को। इस घटना के तो बीते काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही घटना को मुझे याद आता है तो मैं डर से कांप जाता हूँ।
और जब भी बरसात के बादल मुझे दिखाई देते हैं, बिजली चमकती है, तो वो बरबस घटना मुझे ध्यान में आ जाता है जो उस रात मेरे पर बीता था। तो दोस्तों, ये थी अरुण जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो आप थोड़ा इस पर अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।